स्टार्ट करने जा रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टीएलसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये टीएलसी क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी है, जिसको हम लोग लैब में भी परफॉर्म करते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने इसको लैब में परफॉर्म किया, किसी ने लैब में इसको किया खुद से कि नहीं पता नहीं। किसी ने किया हो तो बतलाए भला, लैब में क्या किसी ने खुद से टीएलसी किया अभी तक? निशा मैम ने किया है बस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है इनका, क्योंकि अभी तक 2-3 टेक्निक्स पूछी निशा मैम ने, उसको किया है या थोड़ा बहुत जान रही तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखते हैं उसमें प्रैक्टिकल तो आ गया, अब थ्योरेटिकल उसमें क्या क्या है वो भी चीजें देख लेते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक तरह की एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। एडजॉर्प्शन आपको पता रहना चाहिए कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। जैसे आप कॉपी पे लिखते हो या व्हाइट बोर्ड पे लिखते हो, तो व्हाइट बोर्ड पे जो लिखते हो वहां पर जो इंक होती है वो एडजॉर्ब होती है, वहां पर इंक क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कॉपी पे लिख रहे होते वही चीज, तो वहां पर इंक एडजॉर्ब ना होकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एब्जॉर्ब जो होता है वो इंटरनल फिनोमिना है और एडजॉर्ब इज अ एक्सटर्नल फिनोमिना। एब्जॉर्ब जो है वो इंटरनल फिनोमिना है, बी जहां लगा हुआ है वो इंटरनल। ठीक है, और जो व्हाइट बोर्ड वाला एग्जांपल मैंने दिया उसका मतलब हो रहा एडजॉर्ब। कहीं कहीं पे दोनों चीजें मिलेंगी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों जरूरी है। ठीक है, इन विच कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। जहां पर हम लोग कंपाउंड को कहा सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी एंड एब्जॉर्प्शन एफिनिटी। कंपाउंड की उनकी पोलैरिटी और एब्जॉर्प्शन एफिनिटी के बेस पे ही हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं कि जिसकी ज्यादा एब्जॉर्प्शन एफिनिटी होगी वो ज्यादा, एब्जॉर्प्शन एफिनिटी का मतलब क्या है कि वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ पाया होगा, कुछ भी रटना नहीं है। हाई एब्जॉर्प्शन एफिनिटी का मतलब क्या हो रहा है कि वो ज्यादा अच्छे से वहां पर जुड़ पाया होगा। तो अगर जुड़ा ज्यादा अच्छा है तो मूवमेंट कम है, स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट का मतलब सेपरेशन बाद में। जो जुड़ा जिसका एब्जॉर्प्शन वीक है, दैट इज वो अटैचमेंट उसका वीक है, और अगर अटैचमेंट वीक है तो मूवमेंट क्या होगा वहां पर, मूवमेंट वहां पर फास्ट होने वाला है। मूवमेंट क्या होने वाला है वहां पर, मूवमेंट वहां पर फास्ट होने वाला है। तो ये तो कंसेप्ट, इसमें कुछ नहीं रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत थम्स डाउन करिए। कृतिका जी अगर ये बात नहीं समझ में आएगी, अर्चिता, कृतिका, ठीक है, शिवानी मैम तो जस्ट ज्वाइन करिए तो बात अलग है। जिनको ये बात नहीं समझ में आएगी तुरंत थम्स डाउन करना, बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करना। अगर एक भी बात आपने रटने की कोशिश करी तो बहुत बड़ा सा पहाड़ लेके साथ में चलोगे। मैंने बोला है टूल्स टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन में कहीं से कुछ भी रटने लायक नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं रटने लायक है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन विच कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन पोलैरिटी। जो किस पे बेस्ड हो रहा है, जो किस पे बेस्ड हो रहा है, उनके पोलैरिटी और एडजॉर्प्शन एफिनिटी पे बेस्ड है। बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज, स्टेशनरी और मोबाइल फेज की पोलैरिटी और एडजॉर्प्शन एफिनिटी पे बेस्ड है ये कहानी। यहाँ पर अगर स्टेशनरी फेज देखी जाए तो स्टेशनरी फेज क्या बनने वाली है, स्टेशनरी फेज इसमें पोलर होती है, जो जनरली सिलिका जेल या एल्यूमिनियम की बनी, सॉरी एल्यूमिना की बनी होती है, Al2O3 की। एल्यूमिना मतलब Al2O3 की बनी होती है, तो जनरली सिलिका जेल या Al2O3 की बनी होती है। दूसरा आ रहा है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज अगर वो पोलर हो गया तो मोबाइल फेज क्या होगा, नॉन पोलर। अब आप खुद सोचो, अगर मोबाइल फेज भी पोलर कर लेते तो क्या होता है। अगर स्टेशनरी फेज पोलर है, मोबाइल फेज भी हम लोग पोलर कर ले तो क्या होगा, सोचो। अगर मोबाइल फेज भी पोलर कर ले तो क्या हो जाएगा मेरे भाई,
तो अगर मोबाइल फेज भी पोलर कर दोगे तो पता चले मोबाइल फेज पोलर पोलर क्या होगा, आपस में इंटरैक्ट होगा, आपस में इंटरैक्शन शो करेगा। हाँ, मोबाइल फेज मूव ही नहीं करेगा, मोबाइल फेज का काम है मूव करना, तो मोबाइल फेज मूव नहीं करेगा। मोबाइल फेज पता चलेगा स्टेशनरी फेज से खुद ही जुड़े बैठे हैं, तो काहे ये सेपरेट करेंगे। जब खुद ही जाके अटैच हो गए हैं तो ये क्या सेपरेट कर पाएंगे। तो मोबाइल फेज यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोबाइल फेज शुड बी नॉन पोलर व्हाइल स्टेशनरी फेज शुड बी पोलर। ठीक है, ठीक है। और लेस पोलर, एक और काम कर सकते हैं, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक है, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेंगे। या तो पोलर होना चाहिए या तो नॉन पोलर। मान लिया स्टेशनरी फेज जो है, स्टेशनरी फेज हमने क्या बोला आपका पोलर है, तो मोबाइल फेज क्या होगा आपका, मोबाइल फेज बनने वाला है यहाँ पे या तो नॉन पोलर ले लो, है ना, और या तो क्या ले लो, लेस पोलर ले लो, लेस पोलर है ना, लेस पोलर ले लेंगे। लेस पोलर का मतलब क्या है, स्टेशनरी की कंपैरिजन में लेस पोलर। ठीक है, स्टेशनरी के कंपैरिजन में लेस पोलर। अब यहाँ पर एक नया रूल हम लोग पढ़ेंगे, आगे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोकेमिस्ट्री, तब पढ़ाएंगे फजान रूल। फजान रूल के बारे में थोड़ा सा तो बता ही देंगे कि हर चीज पोलर है, हर चीज पोलर है, बस कंपैरिजन करना पड़ता है दूसरे से, है ना। किसी से वो कम हो सकता है और किसी से ज्यादा हो सकता है, लेकिन पोलैरिटी है उसके अंदर, कुछ ना कुछ पोलैरिटी रहती है। तो अभी इस बात को छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबा कंसेप्ट है, देखेंगे। ओवरऑल ये जानना है कि स्टेशनरी फेज अगर पोलर है तो मोबाइल फेज यहाँ पे नॉन पोलर होगा। और हम लोग किसके बात कर रहे हैं, नमन की बात कर रहे हैं, नमन NMN है, नॉर्मल मोबाइल, है ना, और क्या नॉन पोलर, ये नमन की ही तो बात हो गई। NMN नॉर्मल मोबाइल नॉन पोलर, मोबाइल क्या लिया मैंने, नॉन पोलर। तो मोबाइल जब नॉन पोलर ले लिया तो किस तरह की हमने बात करी है, नॉर्मल की। अगर इसी को रिवर्स कर देंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये हमने सिखा रखा है क्रोमेटोग्राफी में। सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी, एडजॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी इन द मोबाइल फेज। यहाँ पर सेपरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी, एडजॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी इन द मोबाइल फेज। जो भी आपने सॉल्यूट लिया है वो कितना सेपरेट होगा डिपेंड करती है उसकी पोलैरिटी कितनी है, कितना जल्दी कितनी देर में सेपरेट करेगा ये डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी कितनी है, उसके अंदर एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट या एडजॉर्प्शन एफिनिटी क्या है उसका, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर मोबाइल फेज से बात कर सकते हैं। अगर मोबाइल फेज में सॉल्युबिलिटी कम है तो मोबाइल फेज के साथ में मूवमेंट भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पर कुछ पोलर कंपाउंड होगा, कुछ पोलर कंपाउंड होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन विद सिलिका जेल। एक्चुअली में सिलिका जो है वो खुद भी पोलर है। ठीक है, सिलिका जेल जो है वो पोलर है और वो किसका पार्ट है, वो स्टेशनरी फेज का पार्ट है सिलिका जेल। तो अगर जो कंपाउंड हमारे पास है जिसको सेपरेट आउट करना है, अगर वो पोलर होगा तो सिलिका जेल के साथ में बढ़िया बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बॉन्ड बनता है, और ये सच्चाई है जीवन की, तुम देख लेना, ये सच्चाई है जीवन की कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसे लोग ही बॉन्ड बनाते हैं। इंसानों में भी ये लागू होता है। आप देखोगे एक इंसान है बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, तो उसके साथी भी आपको कंजूस टाइप के ही मिलेंगे। आप सोचो उसका साथी कोई बहुत दिलदार टाइप का और बहुत दिन तक ये दोस्ती चल रही, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो बहुत कंजूस है। तो जो जैसा होता है उसके साथ के साथी भी ऐसे ही हो जाते हैं, वो वैसे ग्रुप बन जाता है। आपके यहाँ भी होगा, आसपास होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बॉन्डिंग होती है। केमिस्ट्री हम लोगों को जीना भी सिखाती है, इसलिए तो बोलते हैं केमिस्ट्री अच्छी है कि नहीं अच्छी है। जो जैसा होगा अगर उसके साथ वैसे ही लोग मिल गए तो उनके बीच की केमिस्ट्री अच्छी होगी। दैट इज इफ देयर इज पोलर and silica gel is also polar, both are polar, then the interaction will be high, then the interaction will be more prominent, है ना।
दैट इज मोर एडजॉर्प्शन, अच्छा एडजॉर्प्शन होगा, इंटरैक्शन अच्छा होगा तो एडजॉर्प्शन अच्छा होगा, जिसके कारण मूवमेंट कम हो पाएगा। मूवमेंट कम आएगा तो आरएफ वैल्यू लो आ जाएगी, कम आएगी आरएफ वैल्यू, ठीक है, आरएफ वैल्यू कम होगी। इन द सेम वे व्हेन देयर इज नॉन पोलर कंपाउंड, जब नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो इंटरैक्शन तो वीक होने वाला है, वीक सिलिका जेल के साथ इंटरैक्शन वीक हो जाएगा, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन भी वीक होगा और मोर मूवमेंट हो पाएगा, मूवमेंट ज्यादा होगा, आरएफ वैल्यू हाई आ जाएगी, है ना। आरएफ का मतलब हम लोग एक तरह समझ सकते हैं इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितने किलोमीटर ट्रेवल करी है। बाकी आरएफ को हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ाया था पहली क्लास में, आप उसके बारे में अधिक ज्ञान वहां से ले सकते हो, ठीक है। इतनी बात हो गई नॉर्मल टीएलसी। अब यहाँ पर नॉर्मल टीएलसी की अगर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल का मतलब क्या चल रहा है, वही नमन वाली बात हो रही है, ऐसे तुरंत ही आप लिखोगे। नॉर्मल में क्या हो रहा है, मोबाइल फेज कैसा होगा, मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, और स्टेशनरी फेज कैसा होना चाहिए था, पोलर होना चाहिए था। जो अभी तक के हम लोग पढ़ रहे थे वो इसी का सेटअप पढ़ रहे थे। तो नॉर्मल टीएलसी की बात अगर करें तो मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट जो मूव कर रहा है, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा हमने बोला उतना ज्यादा आरएफ होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट, देखो इसमें लिखा हुआ है मोर मूवमेंट तो मोर आरएफ, है ना, मोर मूवमेंट तो मोर आरएफ। और हम लोग बोल सकते हैं जितना ज्यादा आरएफ हुआ मतलब जितना ज्यादा वो मूव कर गया, जितना ज्यादा वो मूव कर गया मतलब उतनी कम इंटरैक्शन था, उतना वीक एडजॉर्प्शन था, वीक अटैचमेंट था, दैट इज वो उतना ज्यादा मूव कर चुका है ना, उतना ज्यादा वीक इंटरैक्शन वीक अटैचमेंट था, दैट इज वो उतना ज्यादा मूव कर चुका है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पोलैरिटी उतनी कम थी। सब लोग इस बात को जरा बतलाएं, इस चीज को सोच के देखें, इसको जरा सा टाइम दे करके सोचे। ये जो मैंने बोला है बात, ये जो मैंने बोला, ये मूवमेंट यहाँ पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएफ, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। क्या सब लोग इस बात को फील कर पा रहे हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, बतलाए भाई। सारा का सारा पूरा का पूरा ये जो टीएलसी है वो इसी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। मूवमेंट जो है वो आरएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं आया तो थम्स डाउन करिए, आया है तो थम्स अप करिए, कंफ्यूजन है तो थम्स डाउन करिए, एक बार और जान रहा है थम्स डाउन करिए। आप लोग तो बैठे हुए सो गए हो क्या भाई, सब तो ऋषि भाई सो गए हो क्या, कहना पड़ता है बार बार, नो इंटरैक्शन। ठीक है, आगे क्या हम लोग जानने वाले, सिलिका जेल के बारे में थोड़ा सा हमने एडिशनल लिख दिया है कि सिलिका जेल एग्जैक्टली है क्या। तो सिलिका जेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिलिका जेल क्या हो रहा है, यह एक बार देख लेते हैं मूवमेंट की बात। कि मान लेता है टीएलसी प्लेट है, यहाँ पर टीएलसी प्लेट जो है वहां पर हमने एक सैंपल रखा, एक सैंपल यहाँ पे डाल दिया, और इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट थे, ए था, बी था, सी था, मान लिया 3 थे, तीनों को हमको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, तीनों को हम लोगों को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, ठीक है। लेकिन ए जो होता है वो ज्यादा अच्छे के साथ, ज्यादा अच्छे से इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया इसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ, स्टेशनरी फेज के साथ इसने बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया। हम लोग बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया तो हमने बोल दिया कि इसने क्या कर दिया है, अच्छे से मोर एडजॉर्प्शन इसने दिखाया होगा, बहुत प्यारा एडजॉर्प्शन इसने दिखा दिया होगा, बहुत ही प्यारो एडजॉर्प्शन इसने दिखाया होगा, ठीक बात है। प्यारा एडजॉर्प्शन दिखाया है तो फिर जब जुड़ चुका है अच्छे से तो मूवमेंट क्या होगा, लेस मूवमेंट होगा, उसमें कोई रटने वाली बात ही नहीं है, लेस मूवमेंट होगा। तो पता चला ए जो है वो यहीं तक चल पाए, ए जो है वो यहीं तक ही चल पाया, लेकिन बी थोड़ा दूर तक गया, ए केवल यहीं तक गया, बी थोड़ा दूर तक गया, और सी बहुत दूर तक गए।
ये कहानी देखने को मिल रही थी, अलग अलग जगह पे हमको मिल गए। तो सी बहुत ज्यादा दूर तक मिले तो हम लोग बोला कि सी की यहाँ से यहाँ के बीच का क्या हो गया, ये आर एफ हो गया। तो आर एफ सी का ज्यादा था। क्यों आर एफ सी का ज्यादा क्यों था? क्योंकि बॉन्ड वीक था, स्टेशनरी फेज के साथ बॉन्ड वीक था, स्टेशनरी फेज के साथ बॉन्ड वीक था, लेकिन इससे एडजॉर्प्शन कम हुआ था और मूवमेंट जो हुआ था वो ज्यादा हो गया था, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिलिका जेल क्या है एग्जैक्टली। सिलिका जेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तरह का एमॉर्फस, सिलिका और सिलिका जेल में अंतर क्या है? हाईली पोरस, बहुत ज्यादा पोरस, फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। सिलिका जेल एक तरह का SiO2 है, शायद मैंने पीछे SiO3 बोल दिया था, वो सिलिकेट है, SiO2 होना चाहिए था, है ना। SiO2 क्या है? बहुत ज्यादा पोरस, इतना ज्यादा पोरस है जिसके कारण इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी बहुत ज्यादा है ना। एटमॉस्फेयर से डेसिकेशन एक्टिविटी ज्यादा है, हाइग्रोस्कोपिक नहीं बोलना चाहिए था, डेसिकेशन बोलना चाहिए था। मतलब एटमॉस्फेयर से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जिसके अंदर ये रखा जाता है उसका मेन काम ये क्या करता है कि वहां पर नमी ना बन पाए। अगर वहां पे नमी आ जाएगी, जिस पर्टिकुलर एरिया में रखा हुआ अगर वहां पे नमी आ जाएगी तो क्या होने वाला है, नमी आ जाने के कारण वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा, है ना। तो इसका मेन काम यही रहता है कि हाईली पोरस एमॉर्फस सॉलिड है और काहे से बनता है? SiO2 से मिलके बनता है। जहां पर होता क्या है कि SiO2 का ये नॉर्मल नहीं फॉर्म है, SiO2 का हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसमें वाटर जुड़ता चला जाता है, इसलिए वाटर जुड़ता चला जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं H2O। मतलब H2O का नंबर फिक्स नहीं है, जैसे फिटकरी में 24 H2O जुड़ते हैं, एक फिक्स नंबर है कि 24 H2O SO4 24 H2O, है ना। ठीक है, 24 H2O आकर के फिटकरी में जुड़ते हैं, तो फिटकरी में पोटास एलम में 24 H2O मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स है। यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं, इसके पास बहुत सारे वाटर को जोड़ने की क्षमता है। एक तरह का हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, नेचर इसका एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस का मतलब ही होता है नॉन क्रिस्टलाइन। दो ही तरह के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस, है ना। तो ये एमॉर्फस होता है, मतलब ही हो गया इसका नॉन क्रिस्टलाइन हो गया, फर्जी का पॉइंट लिखा हुआ था, है ना। आपको पता होना चाहिए सॉलिड दो तरह के, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। सरफेस क्या होता है? रिच इन सिलिनॉल ग्रुप। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, रिच इन सिलिनॉल ग्रुप, है ना। एंड प्रॉपर्टी हाईली पोलर एंड पोरस। अब यहाँ पर दो बातें हम लोग को जान लेनी कि ये पोलर क्यों है ना, और ये सिलिनॉल क्या है। मान लिया कि सिलिका है, सिलिका SiO2, तो SiO2 की सरफेस ये पूरी SiO2 थी। अब यहाँ से आपको ध्यान लगाना है, SiO2 पूरा था, ये पूरा सिलिका की एक प्लेट मैंने बना रखी है, तो इसकी सरफेस है, ये मान लिया सरफेस है, तो सरफेस पे क्या पाया जा रहा है? मान लिया ये SiO2 था, फिर से बनाते एक बार, फिर से बनाना पड़ेगा। SiO2, ये है SiO2 की पूरी सरफेस हो गई, ठीक है, ऐसे कहानी चल रही है। अब ठीक है, ये प्यारी सिलिका, मजा नहीं आया, अब आएगा मजा, ठीक है। ये हम लोग की प्यारी सिलिका है, यहाँ पे सिलिका की पूरी लेयर हमने दिखा दी आप लोगों को करके, ठीक है। अब इसकी जो सरफेस बन रही है, ये सरफेस कैसी हो रही है? ये इसकी जो सरफेस हुई वो कैसी हो रही है? वो सरफेस, ठीक है, उस सरफेस पे खूब सारा सिलिका लगा हुआ है, खूब सारा सिलिका लगा हुआ है, SI लिखते जा रहे हैं, SI और SI, ऐसे ढेर सारे SI लगे हुए हैं। और ये SI जो लगे हुए हैं, ये इसकी सरफेस पे एंड कहाँ पे हो रहा है? OH पे आके एंड हो रहा है। कहाँ पे एंड आके हो रहा है? OH पे। कहाँ पे आके एंड हो रहा है मेरे भाई? OH पे। अगर OH को देखें तो OH ऐसा होता है, O और H, और O के पास दो लोन पेयर पाए जाते हैं, ये इसको पोलैरिटी दे देते हैं, ये इसको पोलैरिटी दे देते हैं। ये लोन पेयर के ऑक्सीजन के पास क्या क्षमता होती है कि ये अपने आप से खुद को जोड़ सकते, किसी को भी खुद से जोड़ सकते हैं, SiO2। तो सरफेस पे OH पाया जाता है, OH क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप होता है, इसीलिए बोला गया सिलिनॉल ग्रुप, सिलिनॉल ग्रुप। ध्यान देना मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सिलिनॉल ग्रुप, ये देखो, ये सिलिनॉल ग्रुप, ये है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। SiOH, ठीक है, सिलिनॉल ग्रुप, हाईली पोलर एंड पोरस, ठीक है। तो सिलिका जेल के बारे में उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी।
क्या सिलिका जेल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? बार बार सिलिका जेल आएगा, इसलिए मैंने कहा एक बार आपको बता ही दें। मानते नहीं है किसी को कंफ्यूजन। आगे हम लोग समझते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे चलता है टीएलसी। तो टीएलसी की एक प्लेट होगी, जो प्लेट का सपोर्ट मटेरियल क्या होगा? सपोर्ट मटेरियल क्या होने वाला है? ग्लास का बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है, कभी कभी हम लोग प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं, है ना, जिसको सिलिका जेल से मैन्युअली कोट कर देते हैं। जहाँ पर ये जो स्टार बनाने वाली हमने नई परंपरा नोट्स में स्टार्ट करी है, उसका मतलब होता है जहाँ पर मान लिया 10 तरीके मैंने बोला है कि 10 तरीके मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन एक जगह पे मैंने स्टार बनाया, तो आप सीधा समझ जाना कि जो स्टार बना है वो मोस्ट कॉमन है, मतलब सिलिका जेल का मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है ना। अगर नहीं है तो एल्यूमिना का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और सेलुलोज का भी यूज कर सकते हैं, सेलुलोज का भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेल किसका यूज करते हैं टीएलसी में? टीएलसी प्लेट बनाने में सिलिका जेल का यूज करते हैं। सिलिका जेल जनरली कंटेन कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, सिलिका जेल में हम लोग क्या मिला देते हैं? साथ में थोड़ा सा कैल्शियम सिलिकेट भी मिला देते हैं। कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम, है ना, जिप्सम जीवन में आप लोग पढ़ते होंगे, जिप्सम, है ना। तो जिप्सम एक बाइंडर का काम करता है, ये बड़ा हाईलाइट करके मैंने पॉइंट दिया है। एक्चुअली में सिलिका, मान लिया कि ये जो भी एल्युमिनियम की ये प्लेट थी, इसके ऊपर हमने क्या किया, ये जो एल्युमिनियम की प्लेट थी खूब अच्छी सी, खूब सुंदर सी, प्यारी सी, है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम की ये प्लेट दिख रही होगी आपको। इस एल्युमिनियम की प्लेट पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, इस एल्युमिनियम की प्लेट पे क्या किया हम लोगों ने, इस एल्युमिनियम की प्लेट पे हम लोगों ने ला करके सिलिका जेल लगा दिया। तो सिलिका जेल जब भी लगाते हैं तो डायरेक्ट नहीं लगा देते हैं, सिलिका जेल जब भी लगाते हैं तो डायरेक्ट नहीं लगाते, उसके अंदर थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा जिप्सम भी मिला देते हैं। जिप्सम क्या करता है, इस एल्युमिनियम की प्लेट या प्लास्टिक की प्लेट या ग्लास की प्लेट के साथ सिलिका जेल को बहुत अच्छे से जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है मेरे भाई? बाइंडर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये बाइंडर का काम करेगा। ये किसका काम करने वाला है? ये बाइंडर का काम करने वाला है। इसके बाद आता है आपका मोबाइल फेस। मोबाइल फेस जनरली कंसिस्ट ऑफ, मोबाइल फेस काहे से बनता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब चूंकि वो पोलर कर ही दिया है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, या सॉल्वेंट ऑफ मिक्सचर, कई सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर हो सकता है, जैसे कि हेक्सेन, बेंजीन, जरूरी नहीं सब मिलाना है, क्लोरोफॉर्म, एथाइल एसीटेट, है ना, एसीटोन, मेथेनॉल, जो कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो लैब में यूज करते हैं हम लोग, आगे भी क्रोमेटोग्राफी में इन्हीं सबका या इन्हीं में से किसी एक का, दो का, तीन का, चार का, या सबका, जो भी मानो मिक्सचर हम लोग यूज कर लेते हैं। मिक्सचर ज्यादा अच्छा मिक्सचर यूज करने से फायदा ये होता है, मिक्सचर यूज करने से फायदा क्या होता है कि मान लिया कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जो क्लोरोफॉर्म में सॉल्वेबल नहीं है, तो जब क्लोरोफॉर्म में सॉल्वेबल नहीं है तो क्लोरोफॉर्म उसके उस कंपाउंड के लिए मोबाइल फेस की तरह काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। किसी चीज को आप सेपरेट आउट करना चाह रहे हो तो सेपरेट कब होगा? जब वो वहां से चले तो इनिशियल पॉइंट से, और इनिशियल पॉइंट से इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि क्लोरोफॉर्म में वो सॉल्वेबल नहीं है। और आपने मोबाइल फेस लिया और क्लोरोफॉर्म से उसमें एज अ मोबाइल फेस क्लोरोफॉर्म यूज किया, और आपने बोला वो कंपाउंड है ही नहीं इसके अंदर क्योंकि सेपरेट आउट नहीं हुआ, आपको वो दिखाई नहीं। तो दिखाई नहीं इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि वो है नहीं, हो सकता है कि उस सॉल्वेंट में ही वो सॉल्वेबल ना हो, तो वो मूव ही नहीं का, वो इनिशियल पोजीशन पे ही बैठा रहा, वो घर से ही नहीं निकला। अगर कोई इंसान घर से नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में है ही नहीं, वो घर में है ही नहीं। हो सकता है जिसने निकालने के लिए, जिसने बाहर से आवाज लगाई है, जिसने दम लगाया है कि बाहर आ जाओ मेरे भाई, जो बाहर ढकेल के ला रहा है, हो सकता है वही कमजोर हो। बोलो मेरे भाई, बात समझो। आप गए किसी घर के अंदर, अंदर डॉग बैठा था, घर के अंदर डॉग को भगा के बाहर ले आए, बिल्ली बैठी थी, बिल्ली भगा के ले आए बाहर, है, हाथी भी बैठा था, अब हाथी बाहर ही नहीं ला पाए आप। क्यों? क्योंकि हाथी पहले इतना मजबूत है, इतना लंबा चौड़ा है, उसको भगाने के लिए आपको और बड़ा हाथी बनना पड़ेगा, कुछ नई तरकीब बैठानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो सिलेक्शन डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग है सैंपल की, वो स्टेशनरी फेज के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है तो हमको तोड़ने वाला भी ज्यादा अच्छा चाहिए। डेवलपमेंट चैम्बर इन फर्स्ट सैचुरेटेड
विद सॉल्वेंट वेपर्स फॉर 20 to 30 मिनट। चैम्बर को भी डेवलप करना पड़ता है। चैम्बर को क्या डेवलप करना पड़ता है हम लोगों को मेरे भाई, कि चैम्बर को पहले हम लोग सैचुरेट कर देते हैं। कैसे सैचुरेट कर देते हैं अभी चैम्बर हम दिखाएंगे आगे। ये है चैम्बर। इस चैम्बर को हम लोग क्या कर देते हैं, पूरी तरह से सैचुरेट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल फेस डाल के छोड़ देते हैं। अभी प्लेट व्लेट नहीं डालते हैं, है ना, अभी प्लेट वगैरह नहीं डालते, अभी रख देते हैं उसको, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो रख देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट होगा उसकी वेपर्स पूरे चैम्बर में फैल जाएंगी, पूरे चैम्बर में फैल जाएंगी, है ना, पूरे चैम्बर में अच्छे से फैल जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ चैम्बर इज इन इट्स सैचुरेटेड फॉर्म। चैम्बर अपनी सैचुरेटेड फॉर्म या सैचुरेटेड अवस्था में आ चुका है। अब आगे की कहानी वही है, आगे की कहानी क्या है वही है। अच्छा, दूसरी बात, सैचुरेशन से फायदा क्या हुआ हमें सर, सैचुरेशन हेल्प्स इन यूनिफॉर्म सॉल्वेंट मूवमेंट। इससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो यूनिफॉर्म मैनर में मूव करने लग जाएगा। बेटर रेजोल्यूशन होगा, सेपरेशन मतलब ज्यादा अच्छा हो पाएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो आरएफ की रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। और प्रिवेंट सॉल्वेंट इवेपोरेशन, सॉल्वेंट को फर्दर इवेपोरेट, क्योंकि पहले से पूरा भर चुका है, अब इवेपोरेट वो होगा ही नहीं, अब इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। मेरे भाई बात को समझो, मान लिया एक कमरा है, उस कमरे को मैंने बंद कर दिया, पूरी तरह से एयर टाइट कर दिया। अब खूब सारा पानी था तो उसके अंदर पानी खूब सारा वेपर्स में चेंज हुआ, लेकिन उस कमरे की एक क्षमता है ना कि इतनी वेपर्स ही बन सकती है। जिस समय उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स आ चुकी है, नाउ यू कैन से दैट द रूम इज इन इट्स सैचुरेटेड स्टेट। रूम अपनी सैचुरेटेड अवस्था में आ चुका है। नाउ द फर्दर वेपोराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे वेपोराइजेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रूम या वो कंटेनर या वो कमरा या वो जार, जो भी आप बात करो, है ना, वो अपने सैचुरेटेड अवस्था में आ चुका है। तो ये सैचुरेशन जो होता है वो हेल्प करता है यूनिफॉर्म सॉल्वेंट मूवमेंट में, है ना, बेटर रेजोल्यूशन और, है ना, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितनी बार आप, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब समझ लो, बार बार ये टर्म आएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करो हर बार सेम रिजल्ट आए, हर बार सेम रिजल्ट आ जाए, है ना, इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जितनी ज्यादा रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगी, मतलब मान लिया एक है जिसने किसी एक एक्सपेरिमेंट को 100 बार रिपीट किया, तो 100 बार रिपीट किया तो उसकी 95 टाइम सेम रीडिंग आ रही है। 5 टाइम तो वेरी कर ही सकता है, 5 जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर है, 0.05 जो है वो मान्य है, ठीक है। तो 5 जो है 5%, अभी वो सब चीजें आगे समझेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो सब आगे समझेंगे। जो स्टैटिस्टिक जान रहे हैं ज्यादा अच्छे से उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो 5 जो है एक की 95 आ रही, और एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 एक उसने 100 टाइम उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो उसके 72 टाइम रिपीट हो रहा है, 28 टाइम अलग आ रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है सेम रिजल्ट, है ना। इसको बोलते हैं हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ज्यादा रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, इसके लिए भी सैचुरेशन ज्यादा जरूरी है। बताइए क्या आप लोगों को ये प्रॉपर ये बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्या भैया आज जवाब नहीं दे रहे, बहुत देर देर में जवाब दे रहे, पहचान नहीं पा रहे क्या हमको? सप्तऋषि भाई बताओ यार, पूरी बात समझ में आ रही है? किसी को अच्छा कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ये रटने लायक है? यार रटने लायक कुछ है नहीं। अगर अभी हम पूरी बात बोले, है ना, अगर अभी हम लोग लास्ट में देखो, शायद इसमें मैंने किया है कि नहीं, इसमें पता नहीं मैंने किया है कि नहीं किया है, देखता हूँ, नहीं कर पाए हैं। इसमें मैंने किया है, ये हमने क्या किया है लास्ट में पूरे का, ये जो अभी आगे कॉलम भी पढ़ाएंगे आज, कॉलम में मैंने क्या किया है लास्ट में 30 सेकंड या बहुत खींच के 1 मिनट को, पूरे चैप्टर को 1 मिनट में ले आए, पूरे चैप्टर बोल के टॉपिक को। ऐसे आप लोग भी लास्ट में, अगर अभी तक अगर सोचा जाए तो टीएलसी में क्या है, क्या चीज सीखा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी,
है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसे बैठे हुए रैंडम सोच रहे टीएलसी का मतलब क्या था सर, टीएलसी का मतलब क्या था। नमन तो आप बता ही चुके, तो नॉर्मल में तो मोबाइल फेस तो नॉन पोलर रहेगा, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस आपने नहीं बताई, है ना। थिन लेयर में क्या करते हैं हम लोग, एक थिन लेयर बना रहे होंगे। थिन लेयर में हम लोग क्या करेंगे, पतली सी लेयर बनाएंगे। किसकी बनाएंगे सर, मेन जो है वो सिलिका की बनाएंगे। वो लेयर काहे पे बनाएंगे, वो लेयर हम लोग बनाएंगे या तो प्लास्टिक पे, प्लास्टिक की प्लेट पे, या तो ग्लास की प्लेट पे, या तो एल्युमिनियम की प्लेट पे, इस पे बैठा के एक पतली सी लेयर बना देंगे। ये लेयर प्रॉपरली बन पाए इसलिए बाइंडर यूज कर रहे होंगे जिप्सम का, है ना। और वो इसके अंदर क्या करेंगे, मोबाइल फेस हम लोग यूज करेंगे। मोबाइल फेस जो यूज करेंगे वो अब जो चूंकि यहाँ पर ये नॉन पोलर हो गया, है ना, मोबाइल स्टेशनरी फेस जो हो रहा है यहाँ पर वो नॉन पोलर हो रहा है, सॉरी जो सिल्क क्या बोल रहे, सिलिका, सिलिका की जो मैंने लेयर लगाई है वो पोलर हो चुका है। तो मोबाइल फेस हम लोग क्या करने वाले, मोबाइल फेस हम लोग नॉन पोलर यूज करेंगे। वो नॉर्मल टाइप का ही है, एमएन का मतलब ये होता है मोबाइल फेस नॉन पोलर, नॉन पोलर यूज करेंगे। तो नॉन पोलर किसको पहले मूव कर पाएगा, किसको ज्यादा अच्छे से मूव करेगा, जो ज्यादा नॉन पोलर होगा। तो जो कम नॉन पोलर होगा, दैट इज जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, वो ज्यादा अच्छे से बाइट कर पाएगा, है ना। जो ज्यादा अच्छे से भागेगा उसका आरएफ वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका आरएफ वैल्यू ज्यादा हो रहा होगा उसका सेपरेशन ज्यादा दूर तक भागेगा, है ना। और हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी पोलैरिटी वहां पर कम आएगी। यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन बनाते हैं और मूवमेंट ज्यादा होगा, बस यही है छोटा सा। आप प्रोसीजर देख लेते कैसे करते हैं। तो टीएलसी की आप प्लेट आप बना लेंगे, प्रिपेयर टीएलसी चैम्बर, टीएलसी का चैम्बर बनाइए, ठीक है, विद मोबाइल फेस। मोबाइल फेस डाल करके टीएलसी का चैम्बर बना लीजिए, थिन लेयर चैम्बर, है ना। उसको सेचुरेट होने दीजिए। फिर आप क्या करिए, एक पेंसिल यूज करके एक छोटी सी लाइन ड्रा करिए। पेंसिल का क्यों यूज किया गया, क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो मूवमेंट नहीं शो करता है मोबाइल फेस के साथ, है ना। अप्लाई सैंपल, आप छोटा सा सैंपल यूज करिए। सैंपल हमेशा छोटा सा ड्रॉप होना चाहिए, है ना। जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती है उनका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो भी नहीं पाता। वो हर जगह पे ज्यादा चाहते हैं कि ज्यादा मिल जाए। भंडारा में गए तो सोच रहे पूरी ज्यादा मिल जाए, है ना। यहाँ पे करने बैठे तो अब इनका मन हो रहा है किसी तरह से, बात समझो, यहाँ पे करने बैठे तो सोच रहे ज्यादा अच्छा सेपरेशन, मतलब ज्यादा बड़ी स्पॉट डाल दे। अगर आपने स्पॉट ज्यादा बड़ी रख दी तो भी बहुत खराब सेपरेशन आएगा। तो स्पॉट को ज्यादा नहीं रखना है, सेपरेशन बहुत खराब हो जाएगा। सेपरेशन कैसे खराब होगा अभी हम लोग समझेंगे, शायद फोटो हमने दी है, पता नहीं दी होगी तो बना के दिखा देंगे, है ना। सेपरेशन जो होगा वो वीक होगा। तो अलाउ सॉल्वेंट टू राइज बाय कैपिलरी एक्शन। हमने क्या किया, छोटो सा स्पॉट बनाया 1 से 2 mm का, प्लेस टीएलसी प्लेट वर्टिकली, टीएलसी प्लेट को ऐसे लंबी लंबी टीएलसी प्लेट उसी सॉल्वेंट के अंदर खड़ा कर देंगे या मोबाइल फेस के अंदर। लेकिन जब ऐसे प्लेस करेंगे तो कोशिश यही रखना है, कोशिश का ये करना ही करना है कि जो आपने इनिशियल लाइन बनाई है ना, सॉल्वेंट उसके नीचे ही यहाँ पे कहीं होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इससे पहले भी समझाया है, बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। अलाउ सॉल्वेंट टू राइज बाय कैपिलरी एक्शन, है ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, क्रोमेटोग्राफी का बेसिक खूब अच्छे से पढ़ लिया है। और क्या पढ़ लिया है, क्रोमेटोग्राफी का बेसिक खूब अच्छे से पढ़ा है। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियोस में, सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप लोगों में जिसका छूटा हुआ है वो 1 by 1 जो प्लेलिस्ट यूट्यूब की है ना, पता नहीं किसका छूटा हुआ है, ज्यादातर हो सकता है लाइव देख रहे हो, और जो खाली यूट्यूब के सहारे हैं तो वो 1 by 1 देखना शुरू करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का बेसिक, और आज हम लोग तीसरी वीडियो ये है टीएलसी, और इसके बाद क्या आएगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो अलाउ सॉल्वेंट टू राइज बाय कैपिलरी एक्शन, कंपाउंड सेपरेट अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी, रिमूव प्लेट, इसके बाद हम लोग प्लेट रिमूव कर देंगे बिफोर सॉल्वेंट रीच टॉप, है ना। सॉल्वेंट जो है या बस बहुत ऊपर तक ना है, पता चले सॉल्वेंट बाहर आ जाए। तो सॉल्वेंट मान लिया यहाँ तक पहुंचा था और हमने क्या किया, प्लेट को रिमूव कर लिया, है ना। जो अपर लेयर होती है सॉल्वेंट की उसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, है ना, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो वहां से रिमूव कर लिया इमीडिएटली, और तुरंत जैसे रिमूव किया मार्क कर लिया सॉल्वेंट फ्रंट को, क्योंकि इसके बाद भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता रहता है। रिमूव करने के बाद धीरे धीरे थोड़ा समय तक सॉल्वेंट चढ़ता रहता है, लेकिन हम लोग को देखना कि जब हमने रिमूव किया था तब कहाँ पे था, पता चला तब यहाँ पे था, इसके बाद थोड़ा और ऊपर चढ़ चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है। तो हमको उस वाली लेयर से मतलब नहीं है, है ना। फ्रॉम विद द पेंसिल, और ये भी पेंसिल से ही करना है,
प्लेट को सूखने देना है, ड्राई हो जाए प्लेट अच्छे से, फिर स्पॉट को विजुलाइज करना है। लार्ज स्पॉट अगर आपने कर दियो तो क्या होगा, बैंड की ब्रॉडनिंग होगी और पुअर सेपरेशन होगा। अगर स्पॉट आपने लार्ज कर दिया तो बैंड की ब्रॉडनिंग हो जाएगी। मान लिया गया कि क्या किया आपने, ध्यान देते हैं यहाँ पर, इस पे इसी में होगा, ठीक है। मान लिया प्लेट था, आपने नॉर्मल, मैंने बोला कितनी बड़ी स्पॉट लगाना है मेरे भाई, तो स्पॉट मैंने बताया छोटू सा स्पॉट लगाना है, इतना बड़ा सा, लेकिन आपने क्या किया, ये छोटू सा स्पॉट, ये इतना बड़ा, और आपने क्या किया, आपकी तो नीयत ही नहीं अच्छी है, आप तो चाह रहे हो कि पूरी प्लेट भर लिया जाए किसी तरह से। कुछ लोग आप देखते हो कि खाते समय पूरी प्लेट भर लेते हैं और थोड़ी देर बाद पता चला खा भी नहीं पा रहे सही से, है। तो हुआ क्या, अब मान लिया इस बार आपने क्या किया, खूब बड़ी सी स्पॉट बना दिया, इतना बड़ा स्पॉट बना दिया, है ना, ऐसे स्पॉट बना दिया। ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे ग्राइम स्टेनिंग करते हैं, तो उनको लगता है ज्यादा सैंपल ले लेंगे तो हमारी स्टेनिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, ज्यादा बैक्टीरिया दिखेंगे, मजा आ जाएगी। भैया सब बैक्टीरिया ओवरलैप कर देती हैं, अच्छे से स्टेनिंग, सैंपल बहुत कम लेना होता है, ठीक है, बहुत कम लेना होता है। तो देखिए अब यहाँ पर जब ये सेपरेट होगा तो ये कैसा दिखने वाला है, ये जब सेपरेट होगा तो कैसा दिखने वाला है, इस साइड में दिखाई दे रहा है ना। ये जब सेपरेट होने होगा तो कैसा दिखेगा, मान लिया ये प्लेट हो गई, और सेपरेट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा, मान लिया ऐसा सेपरेट होने के बाद ये ऐसा दिखा, फैल गया पूरा, ये, और अगला जो कंपाउंड आया वो दूर है भी नहीं, वो इसी से ओवरलैप्ड है। अगला जो कंपाउंड आ रहा पता चला वो ओवरलैप्ड है, ये देखिए ना जरा, ये सब ओवरलैप्ड हो गया, ऐसे दिखने लग जाएगा। भाई ऐसे दिखेगा तो सेपरेट ही नहीं हुआ सही से, सेपरेट ही नहीं हुआ। और अगर यही आप थोड़ा सा छोटा सैंपल डाले होते तब कैसा दिख रहा होता, तब दिख रहा होता ये ऐसा, है ना, और ऐसा। बोलो बात समझ में आ रही ना। तो सैंपल आपको थोड़ा रखना है, सैंपल ज्यादा रखने से बैंड जो होंगे उसकी ब्रॉडनिंग होगी, ओवर सेपरेशन होगा। विजुअलाइजेशन मेथड क्या है इसका, कैसे विजुअलाइज करेंगे। अच्छा किसने किया है किसने की नहीं किया है टीएलसी, हमको उससे नहीं मतलब है, अभी तो बहुत सारी टेक्निक करेंगे, अभी जीसी भी करेंगे, है ना। जीसी किसी ने जीसी अपने हाथ से ऑपरेट किया अभी तक, जीसीएमएस किसी ने अपने हाथ से ऑपरेट किया, निशा मैम सब कर चुकी है भैया, जीसी भी कर चुकी है, जीसी भी हमने किया मान लो, है ना, थोड़ा सा जीसी मैंने किया है। और क्या था, तो जीसी भी, अब मान लो जीसी तो कुछ भी आएगा, लेकिन आप लोग को समझना कि आपने किया है कि नहीं किया पता नहीं, अभी आप कर रहे हो, आप अपने सामने इमेजिन करो प्लेट बना रहे हो, सिलिका लपेट रहे हो, उसके ऊपर लेयरिंग कर रहे हो, सिलिका की लेयर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म बिल्कुल एक लेयर, है ना, ऊबड़ खाबड़ लेयर नहीं होनी चाहिए, है ना। ऊबड़ खाबड़ लेयर होगी तो दिक्कत होगी भाई, मेरे भाई समझो बात को। अगर ऊबड़ खाबड़ लेयर होगी, मान लिया कि एक जगह पे लेयर ऐसे लेयर आ रही है, हल्की सी उभरी हुई है, तो फ्लैट है, तो अब जब कंपाउंड चल रहा होगा तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। एक्चुअली में इसकी आरएफ वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, तो उसकी आरएफ वैल्यू आ गई कम, है ना। ऐसे ऊबड़ खाबड़ मोटी लेयर हो गई, एक जगह पे मोटी लेयर, ऊबड़ खाबड़ का मतलब क्या हो रहा है मेरे भाई समझो, एक कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मोटी लेयर है और फिर आगे क्या है, पतली लेयर है, थोड़ी सी साइड में, साइड में पतली लेयर है। तो जो मोटी लेयर से कंपाउंड होकर के गुजर रहा होगा तो उस एरिया में तो उसको ज्यादा चलना पड़ जाएगा ना, है ना। तो जो सेपरेशन होगा वो यूनिफॉर्म हो नहीं पाएगा, तो इसलिए लेयरिंग बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग विजुअलाइज करने के लिए जनरली यूवी का ही यूज करते हैं, यूवी रेज में रख के देख लेते हैं। तो डार्क स्पॉट ऑन द यूवी फ्लोरेसेंट टीएलसी प्लेट्स, है ना, ऑन फ्लोरेसेंट टीएलसी प्लेट्स, है ना। तो होगा क्या, डिटेक्ट्स एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पर यूवी लाइट में क्या होगा, कुछ यूवी लाइट डालने पे कुछ फ्लोरेसेंस आएगी, लेकिन फ्लोरेसेंस वहीं पे आएगा जिस कंपाउंड में भी फ्लोरेसेंस हो, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर है कुछ, या पॉलीफेनॉल्स हैं, है ना। तो इनको हम लोग कहाँ पर देख लेते हैं, यूवी लाइट में। इसके अलावा आयोडीन का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ब्राउन कलर, जैसे आयोडीन डालेंगे उस प्लेट पे तो ब्राउन कलर का स्पॉट बन जाता है। अगर ब्राउन कलर का स्पॉट डिटेक्ट हो गया तो दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वहां पर कंपाउंड कैसा अनसैचुरेटेड है, जैसे कि लिपिड हो सकता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, है ना। ये सब चीजें पाई जा रही हैं।
तो आयोडीन भी एक तरीका है विजुलाइज करने का। अच्छा, विजुलाइजेशन कैसे करेंगे डिपेंड करता है आपने कौन सा कंपाउंड लिया है, कुछ तो पहले से पता है ना। अब मान लिया आपने चले गए सब्जी मंडी में या दूध मंडी में, वहां पे जो मावा है वो खरीद के ले आए हो, है ना। अब मावा में क्या हो सकता है, मावा में क्या मिला हो सकता है, मावा में हो सकता है स्टार्च मिला के लोग बेच रहे हो। तो स्टार्च डिटेक्ट करना तो आपको पहले से ही शक तो है ना, कि पहले से थोड़ा थोड़ा पता है कि ये हो सकता है, इसको ही देखना है हमें, यह है कि नहीं है। तो वो नहीं है, अगर है या वो नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिएजेंट का यूज करेंगे। इसके अलावा निन हाइड्रिन भी यूज करते हैं। निन हाइड्रिन बहुत जगह यूज होगा। निन में नाइट्रोजन याद रखना, है ना, और नाइट्रोजन में अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन में क्या आएगा, अमाइनो एसिड आएगा, और क्या आएगा, अमीन्स आएगा, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग है ना। तो निन हाइड्रिन टेस्ट हमेशा नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जनरली अमाइनो एसिड और अमीन्स वगैरह को डिटेक्ट करना है। यहाँ पर ये पर्पल आएगा, रूमेन पर्पल, है ना, रूमेन पर्पल। तो रूमेन पर्पल मतलब कलर जैसा होता है, वो कैसा कलर है, ये रूमेन पर्पल। तो रूमेन पर्पल कलर देखने को मिलेगा। अब ये कैसा दिखता है आप लोग देख लेना, बढ़िया। मोबाइल पे अब हम कैसे अपना फोटो बना के तो दिखा नहीं सकते हैं ऐसा, तो पर्पल कैसा होगा, रूमेन पर्पल देखने को मिलेगा। अब ये आप जरूर गूगल पे डालना रूमेन पर्पल, तो कलर बना के दिखा देगा, है ना। तो पर्पल का मतलब नॉर्मल पर्पल नहीं है, रूमेन पर्पल है। जैसे इंडिया में भी बहुत कलर चलते हैं ना, किसी जो जैसा दिखा वही एक कलर मान लिया, गाजर जैसा दिख रहा तो गाजरी, प्याज जैसा दिखा तो प्याजी, कोई भी कलर बना दिया गया, है ना। ऐसे पता नहीं क्यों जबरदस्ती कलर बना दिया गया। स्टेप्स देख लेते हैं, प्रोसीजर ये दिया गया है। प्रिपेयर टीएलसी चैम्बर विद मोबाइल फेज, यहाँ पर इसको हम सैचुरेट कर दिए। सैचुरेट क्यों कर दिए, सैचुरेशन इंश्योर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेपरेशन एंड शार्प स्पॉट्स, है ना। ड्रॉ ओरिजिन लाइन यूजिंग पेंसिल, पेंसिल का यूज करके ओरिजिन लाइन बना लेंगे, है ना। पेंसिल का क्यों यूज करते वो लिखा हुआ है, ऑलरेडी समझाया गया। सैंपल को अप्लाई कर दिया गया, सैंपल जब अप्लाई कर दिया, है ना, तो अगर लार्ज स्पॉट होगा, लिखा हुआ है लार्ज स्पॉट होगा, तो बैंड जो होगी उसकी ब्रॉडनिंग होगी, सेपरेशन देखो कैसा होगा, पुअर होगा, ऑलरेडी बना के दिखाया गया है ना। और अगर स्मॉल स्पॉट होगा तो सेपरेशन ऐसा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑलवेज अप्लाई स्मॉल कंसंट्रेटेड स्पॉट्स फॉर गुड सेपरेशन एंड शार्प बैंड, है ना। इसके बाद क्या होगा, शार्प स्टेप 4 आ रहा है आपका। स्टेप 4 क्या हो रहा है, प्लेस टीएलसी प्लेट वर्टिकली, ऐसे लंबी लंबी सी प्लेट लगा देंगे। इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट लेवल मस्ट रिमेन, ये पहले बताया गया, है ना। सॉल्वेंट लेवल हमेशा नीचे होगा, जिसके कारण यूनिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो पाए, है ना। पहले से ही अगर सॉल्वेंट को डुबो दोगे तो पता चला बहुत, अगर डूबा रहेगा ये तो पता चलेगा इसका कंपाउंड डिफ्यूज होकर के सॉल्वेंट में चला गया। हमने कहा था क्या, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ो, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहो, और वो क्या हुए, वो डिफ्यूज होकर के उसी में चले गए, सॉल्वेंट में ही चले गए, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अदरवाइज सैंपल डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, नो सेपरेशन, कोनो सेपरेशन ही नहीं होगा। अलाउ सॉल्वेंट टू राइज बाय कैपिलरी एक्शन, कंपाउंड सेपरेट अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी, कंपाउंड धीरे धीरे पोलैरिटी के बेस पे सेपरेट होंगे। इस तरह से हमको एक प्यारी सुंदर सी क्या प्लेट देखने को मिल जाएगी। रिमूव प्लेट, प्लेट को रिमूव करिए बिफोर रीच टॉप, यहाँ तक पहुंच चुका है, अब यहीं पे बात को रोक दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर टॉप तक पहुंच जाएगा तो पहला रेड कलर बाहर ही आ गया, रेड कलर तो बाहर ही निकल के चला गया कहीं, है ना। तो टॉप तक नहीं पहुंचना है ना। इमीडिएटली मार्क सॉल्वेंट, जैसे निकाला तुरंत ही सॉल्वेंट को मार्क कर दिया, सॉल्वेंट फ्रंट को देख लिया, यहाँ से मार्क कर दिया। डू नॉट अलाउ सॉल्वेंट टू रीच द टॉप एज, है ना। सॉल्वेंट को टॉप एज तक पहुंचने से रोकिए आप, फ्रंट इमीडिएटली, है ना। रोकिए आप नहीं, रोकने से पहले, रोकने से रोकिए आपका मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रोक दोगे जैसे अलग करोगे ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट रुक जाएगा, सॉल्वेंट अभी भी मूव करेगा, एकदम से तुरंत ही कैपिलरी एक्शन जीरो थोड़ी नहीं हो जाएगा। जो नीचे से थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब हो चुका है वो ऊपर तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि मार्क आप कर लीजिए उसको प्रॉपरली। फिर क्या होने वाला है, ड्राई प्लेट, प्लेट को ड्राई कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए स्पॉट्स को। विजुलाइजेशन में क्या होगा, यूवी का यूज कर सकते हैं, आयोडीन का यूज कर सकते हैं, निनाइडिन का यूज कर सकते हैं, ड्रैगन हॉफ का यूज कर सकते हैं, एल्कलाइड वगैरह देखना है ना। और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे ड्रामे लिखे हुए हैं। आपको मेन याद क्या, दो याद रखने, यूवी और निनहाइड्रिन। यूवी और निनहाइड्रिन पे आपको कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है ना। आपको अपना दिमाग यूवी और निनहाइड्रिन पे पूरी तरह से बना के रखना है, ठीक है। नॉर्मल फेज अगर यूज होगा तो स्टेशनरी पोलर यूज होगी, रिवर्स यूज होगा तो नॉन पोलर, जैसे कि C18 ऑक्टाडेकाइल है ना, ऑक्टाडेकाइल। C18 का मतलब ऑक्टाडेकाइल, ऑक्टा मतलब 8, डेक का मतलब 10, 18 मतलब कार्बन 18 वाला, ऑक्टाडेकाइल का यूज करते हैं। मोबाइल फेज क्या होगा, नॉन पोलर होगा, इधर मोबाइल फेज जस्ट अपोजिट पोलर होगा।
पोलर कंपाउंड मूव करेंगे फास्ट या नहीं मूव करेंगे लेस, यहाँ पे पोलर भागेंगे तेज, है ना। मान लिया पोलर का ही हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है, हमको क्या करना है कि पोलर कंपाउंड को टीएलसी के थ्रू सेपरेट करना है। तो अब नॉर्मल के थ्रू नहीं जाएंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करवाएंगे। अब हम लोग लैब में इधर उधर मांगेंगे, अपनी लैब में देखेंगे, दूसरे की लैब में मांगेंगे। C18 की लेयरिंग करनी है। नॉन पोलर कंपाउंड जो होंगे मूव मोर, यहाँ पे नॉन पोलर लेस, है ना। तो रिवर्स टीएलसी और नॉर्मल फेज टीएलसी भी आपको समझ में आ गई। एप्लीकेशन क्या है, कंपाउंड को सेपरेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, है ना, उनकी प्योरिटी टेस्टिंग करना। अगर एक ही बैंड आया तो प्योर है, 2 बैंड आ रहे तो इम्प्योर है ना। 3 बैंड आएंगे तो पता चला कई चीजें मिली है, 4 बैंड आ गए तो और ज्यादा चीजें मिली है। जितने ज्यादा बैंड मिल रहे हैं मतलब उतना ज्यादा इम्प्योर हो रहा है। सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं, पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लिया क्लोरोफिल, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, है ना। इस तरह से अलग अलग तरह की क्लोरोफिल है, जेंथोफिल्स हैं, इन सबको सेपरेट करना है। लिपिड की एनालिसिस कर सकते हैं, ड्रग एनालिसिस कर सकते हैं, प्लांट मेटाबोलाइट की एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं। मॉनिटरिंग फेवरेट है लैब की बड़ी फेवरेट है ये टेक्निक टीएलसी, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, प्रिलिमिनरी एनालिसिस बिफोर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने से पहले भी इसको हम लोग यूज करते हैं। क्या भैया सबको ये वाली इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई? अगर आप लोगों को इतनी बात सबको समझ में आ गई है, कुछ भी रटने लायक आप लोग को नहीं मिला, हमको लग रहा है, उम्मीद है, ठीक है। तो हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि आप देखो एक एक करके मैं अपलोड करूंगा, एक एक करके टेक्निक्स को अपलोड करूंगा। तो ये पहली टेक्निक हो चुकी है आपकी कंप्लीट।